अब हम देखते हैं पाकिस्तान वाला, ये अक्साई चीन का मैटर। नेहरू की दूसरी गलती समझो ध्यान से। यहां पर ना भारत के इधर में तिब्बत देश था। नक्शा है डेस्कटॉप पे तो होना चाहिए। देखो बबुआ, नेहरू की अलग गलती यहां पे। ये चीन जो है और ये भारत, चीन भारत को उतना पसंद नहीं करता था यहां पर, ठीक है। तो जब ये एरिया था तिब्बत, तो भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का काम करता था तिब्बत। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का काम करता था तिब्बत। तो जवाहरलाल नेहरू ने को ऐसे अंदेशा आने लगा कि चाइना तिब्बत पे कब्जा करेगा, उसके बाद भारत पे कब्जा कर लेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक समझौता किया जिसका नाम था पंचशील समझौता। एक समझौता किया, पंचशील समझौता। ये समझौता अगले 6 साल के लिए था, अर्थात 1956 से 1960 के लिए एक समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में, पंचशील समझौता। समझौते का नाम था पंचशील समझौता। बताओ तो बबुआ, इस समझौता कब हुआ था? 1956। समझौता 1954 हो, 56 में स्टार्ट किया था। और देखो ध्यान से, 54 में स्टार्ट कर दिया था इसको 54 में बातचीत करना चालू कर दिया था। 54 में बातचीत करना चालू कर दिया था। 1954 में बातचीत करना चालू कर दिए। अब ये समझौता जो था पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच हुआ। अब ध्यान से देखो, 54 में जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता 6 साल के लिए था। कब खत्म हुआ बाबू? 1960 में। तो पहला तो ये होगा, पूछेगा कि कब हुआ। चाउ मेन ली, इस समझौते में भारत से जवाहरलाल नेहरू और चीन से चाउ मेन ली ने समझौता किया। चाउ मेन ली, चीन से कौन साइन किया? चाउ मेन ली और भारत से जवाहरलाल नेहरू। अब बताओ, जवाहरलाल नेहरू एक देश का प्रधानमंत्री साइन कर रहा है और उसके साथ साइन कौन कर रहा है? एक मामूली राजदूत, जबकि चीन के राष्ट्रपति को साइन करना चाहिए, लेकिन नहीं किया वहां पर। अब इस समझौते में बात समझो ध्यान से, इस समझौते का पूरा फायदा उठाया चाइना ने। कैसे समझते हैं? ध्यान से समझते हैं। देखिए, पंचशील समझौते में क्या क्या बातें थी। तो पंचशील समझौते में देखिए, ये तो इंडिया है, इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना था। इंडिया के इधर था तिब्बत और तिब्बत की इधर था चाइना। तिब्बत के इधर क्या था? चाइना था। और ये बीच वाला एरिया क्या था? तिब्बत था। बीच वाला एरिया तिब्बत था। और ये कंप्लीट तो हो गया हमारा भारत, ये इंडिया हो गया यहाँ पर। अब चाइना की नज़र थी इस तिब्बत पे कब्जा करने के लिए। वो चाहता था चाइना कि वो इस तिब्बत पे क्या कर ले? कब्जा कर ले, तिब्बत पर कब्जा कर ले। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया था, पंचशील समझौता 1956। हाँ, इसमें डेट लिखा है कि नहीं जी? 1954 से 60 के बीच में 5 चीजें थी, इसलिए इसका नाम रखा गया पंचशील। 5 चीजें थी इस समझौते में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पंचशील समझौता। क्या क्या 5 चीजें थी? एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना, यानी एक दूसरे पर युद्ध न करना। अखंडता मतलब एक दूसरे पर युद्ध न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, यानी चाइना अंदर क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, और भारत अपने अंदर क्या कर रहा है चाइना को मतलब नहीं है। बहुत अच्छा समझौता था, लेकिन टाइमिंग देखिए चाइना ने कितना दगाबाजी किया। तो गाना है ना कि दगाबाज रे, इसे बहुत बड़ा दगाबाज था चाइना। तीसरा था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का साथ देना। जैसे कश्मीर मुद्दे पर चाइना हमें साथ देता और तिब्बत के मुद्दे पर हम चाइना का साथ देते हैं। एक दूसरे का समान लाभ पहुंचाना, यानी अगर हम चाइना का लाभ पहुंचा सकते हैं या चाइना हमारा लाभ पहुंचा सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हम एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना, एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना। अब इस समझौते को अगर बेहतरीन ढंग से देखिएगा तो कितना अच्छा आपको लगेगा।
इतना खतरनाक था ये पंचशील समझौता। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पंचशील समझौता 20 सालों के लिए हो, लेकिन चाइना ने इसे महज 6 साल के लिए पंचशील समझौता किया और पंचशील समझौता 1960 में समाप्त हो गया। और उससे पहले देखो, पंचशील समझौता 1954 से लागू होता है, 1954 से लागू होता है और खत्म हो जाता है 1960 में। और इसी बीच आता है यहाँ 1959 आता है। और इसी टाइम 1959 में पंचशील समझौते का फायदा उठा के चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पर कब्जा कर लिया। एक बात बताओ, भारत चूंकि पंचशील समझौता से घिरा हुआ था और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक दूसरे का सहयोग करना, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामले में चीन का सहयोग किए कि नहीं? चीन सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग पंचशील समझौता किए थे। और एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना, तो चाइना कह रहा है ये मेरा हिस्सा है, हमको कुछ करने दो। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, टुकुर टुकुर किया, टुकुर टुकुर करते रह गए। चाइना ने कब्जा करके लेके चल गया। पंचशील समझौता में चाइना तिब्बत पे कब्जा करके रह गया। तिब्बत से भाग के आए दलाई लामा, तिब्बत से भाग के आए दलाई लामा। हम लोग ने दलाई लामा का शरण दिया यहाँ पर। अब ध्यान दो, 1960 में जैसे ही पंचशील समझौता खत्म होता है, चाइना ने 1962 पे भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है। या आप बताइए कि जिससे भारत ने पंचशील समझौता किया हो, जिसके इतने बड़े आंतरिक मामले में हमने उसका फायदा सहा हो, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना ने हमला कर दिया और ये एरिया अक्साई चीन कब्जा कर ले गया। 10% अक्साई चीन को कब्जा कर ले गया। 1962 में कब्जा कर ले गया। समझा गया कि नहीं? अब आप बताओ, एक नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब इस युद्ध में भारत की बहुत भयानक हार हुई थी, बहुत भयानक हार हो गई भारत में। और चाइना ने पूरी तरह से भारत को हरा दिया। इस युद्ध में हम बहुत बुरी तरह हारे थे और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। हम आपको 2 कारण बताते हैं। पहला, कि जब ये युद्ध की घोषणा हुई थी ना, तो जवाहरलाल नेहरू नेपाल में थे और नेपाल में जाके बोले थे, मीडिया वाला पूछा था कि चाइना तो भारत पे हमला करने के लिए सोच रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना को आदेश दिया हूं कि यदि कोई स्थिति हो तो तुम ही युद्ध करना। सोचिए, नेपाल में जाके वो व्यक्ति युद्ध की धमकी दे रहा है चाइना को। तो पहला गलती ये। दूसरी गलती, रक्षा मंत्री जो था के मेनन, रक्षा मंत्री के मेनन, ये और बड़ा डाकू था। और बीएम कॉल जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। जो सेनापति उस समय के थे, बीएम कॉल, वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। तो जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, जिस कारण उन्हें वहां सेना में पोस्टिंग हुई, जबकि वो राशन सप्लाई के जनरल थे, जिंदगी भर राशन ढोए थे वहां पर। और यही रीजन था कि जवाहरलाल नेहरू को होता, और ये हकीकत है। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि एयरफोर्स को कहिए बम गिराए, एयरफोर्स को कहिए बम गिराए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इससे युद्ध और बड़ा हो जाएगा, इससे युद्ध और बड़ा हो जाएगा। जबकि उस समय चाइना के पास एयरफोर्स बहुत बड़ी नहीं थी, चाइना का एयरफोर्स कमजोर था। यदि हम बम गिराते तो बम हमारी एयरफोर्स भारी पड़ जाती उस समय। चाइना ने यहाँ पे गड़बड़ किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। अच्छा, चलो छोड़ो, हम अब थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो 1962 में समझो बैलगाड़ी चलती थी, ट्रेन के नाम पे कोयला वाली छिक 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 करने वाली ट्रेन थी, फोन के नाम पे टेलीफोन होता था। हम बहुत पीछे थे। उस तुलना में आज तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। आज तनी भारत के प्रधानमंत्री से कहिए कि तनी कुछ बोले तो मोए मोए हो जाता है। आज भी अगर कुछ बोल दे तो हम लोग मोए मोए हो जाते हैं। ये केवल हम लोग नहीं, पूरे भारत का तंत्र मंत्र, पूरा इकोसिस्टम है ना। तनी पाकिस्तान के बारे में बोलिए, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीओके लाऊंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भैया, तो कभी भूले भटके चाइना के बारे में भी बोलिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है, बोलिए थोड़ा। नहीं, चाइना के नाम पे भारत में मोए मोए हो जाता है।
आज भी भारत में राष्ट्र प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम है, सरकार से ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अगर उठ के देखिएगा बहुत बड़ी टिप्पणियां आपको नहीं मिलेगी। आज भी डोकालाम में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव कब्जा लिया चाइना, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना दवा ठोकने लगा, फिर भी हम लोग का क्या हो जाता है, मोह मोह हो जाता है। क्योंकि यदि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। चाइना पे हमला करेंगे तो राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मणिपुर में भी हो गया था मोह मोह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझो ध्यान से, अब अपने मन से जरा पूछो, यदि कैलाश पर्वत पाकिस्तान में होता, यदि कैलाश मानसरोवर पर्वत शंकर जी का, मतलब समझिए कि एकदम मेन वही है, ये शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश पर्वत। एक तरह से कैसे किसी चीज, जैसे देश की राजधानी होती है, ऑफिस का हेडक्वार्टर होता है, उसी तरह शंकर जी का समझिए सब कुछ कैलाश मानसरोवर पर्वत है। कैलाश मानसरोवर पर्वत पर चीन का अधिकार है। क्या अगर ये कैलाश मानसरोवर लाहौर में रहता तो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या हमारे लोग चुपचाप बैठे रहते? नहीं, कहते हमारा है, हमारा है। तो भैया कैलाश पर्वत पे कभी आपने सुना है आवाज उठाते हुए कि चाइना का कैलाश पर्वत कैसे हो गया? रे चोटा, शंकर जी हम लोग के, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, हर एक पूजा गणेश जी से चालू होता है। अब तुम उनका बचपन का घर द्वार चाइना कब्जा लिया। चाइना के मामले में मोए मोए हो जाते हैं हम लोग। तो बताओ बाबू, हम लोग को पीओके के कैलाश पर्वत लाना है कि नहीं लाना है? और जब शंकर जी आएंगे तब ना शक्ति आएगा। शंकर जी को बाहर छोड़ के रखा है सब। तो कैलाश मानसरोवर किसके पास हो गया है? चाइना के पास हो गया। आगे बढ़े, आप बताओ मित्रों, अब की बार कैलाश पार। जवाहरलाल नेहरू को अब चाइना बहुत बड़ा, अरे बाबू चाइना के आगे हम लोग डरपोक हो जाते हैं। चाइना के आगे हम लोग डरपोक हो जाते हैं। उसके पास हम लोग की नीतियां एकदम चरमरा जाती है। चाइना पे हम लोग आर्थिक प्रतिबंध भी नहीं लगाते हैं। चाइना हम लोग के पास भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है। हमारी दोहरी नीतियों का फायदा उठाता है चाइना। और चाइना के लोगों को ये पता है कि भारत चाइना से नहीं लड़ना चाहता। अरे भैया, हमारा 10% लेके रखा है चाइना। बीटो पावर है उसके पास। ये बबुआ, इजराइल के पास कौन सी का बीटो पावर है? मार के धज्जी उड़ा दिया कि नहीं? 57 देश का हिम्मत नहीं है कुछ इजराइल को कर सके। क्या हम लोग इजराइल से भी कमजोर हो गए हैं? 57 मुस्लिम देश ने कोई कुछ नहीं कर पाए इजराइल के आगे, मार के धज्जी उड़ा दिया। ईरान ज्यादा बोल रहे थे ना, ईरान को निपटा दिया। ईरान बोल रहे थे, ईरान को निपटा दिया। बताओ, भारत में अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग। मोह मोह हो गया हम लोग का। पंचशील समझौता याद रहेगा, चाओ मैन ली याद रखिएगा। समझौता हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था हम लोग ने। अब चाइना यही नहीं रुका है। चाइना अपना 5 फिंगर रूल कहता है। 5 फिंगर रूल चाइना कहता है। 5 फिंगर रूल के तहत, देखो कहाँ गया नक्शा हो, हाँ यहाँ है। देखिए चाइना के बात सुनो भाई, सुनो लोगो चाइना की बात। 5 फिंगर, 5 गो अंगुरी। चाइना की नीति है 5 फिंगर कि लद्दाख भी चाइना का। सुनिए, लद्दाख भी चाइना का, तिब्बत भी चाइना का, नेपाल भी। देखो 5 फिंगर क्या कहता है कि तिब्बत तो चाइना का है। ये देखो, इधर देखो, ये हथेली है, ये तो चाइना का है। ये हथेली किसका है? तिब्बत। आई हथेली से कितनी उंगलियां निकली हैं? 5। हथेली से कितनी उंगलियां निकली हैं? 5। तो चाइना कहता है कि ये हथेली है तिब्बत, हथेली है तिब्बत, हथेली है तिब्बत। अब 5 गो अंगुरी निकला है, तो चाइना ने कहा
कि हमने तिब्बत को तो कब्जा कर ही लिया, हमने तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत एक हथेली है, इसकी 5 उंगलियां हैं, इसकी 5 उंगलियां हैं जिसे हम 5 फिंगर कहते हैं। पहला लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 पर चाइना कब्जा करेगा। इन 5 पर चाइना कब्जा करेगा जिसे 5 फिंगर कहते हैं, 5 फिंगर कहते हैं, जिसमें उसने देखिएगा तिब्बत पे तो कब्जा कर लिया, 5 फिंगर में देखिए वो लद्दाख लेके निकल गया, लद्दाख का अक्साई चीन लेके निकल गया लद्दाख। दूसरा देखिए वो नेपाल भूटान को भी कहता है कि मेरा है, नेपाल और भूटान को भी क्या कहता है कि मेरा है, नेपाल भूटान को भी कहता है कि मेरा है। सिक्किम को कब्जा करने जा रहा था भारत, सिक्किम भारत में मिल गया ना तो निपटाइए दिया रहता। और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है, मेरा है। ये बताओ भारत के लोग, हमें चाइना से किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध रखना चाहिए? चाइना की जो भी कंपनियां हैं उसको सख्त आदेश होना चाहिए कि आप अपने कारखाने भारत में लगाइए, अदरवाइज हम आपको आपका सामान भारत में बेचने नहीं देंगे। जैसे चाइना भारत में अपना कारखाना लगाएगा, 10 से 20 सालों में हम भारतीय उस कारखाने का नकल कर लेंगे, उसमें जितने कर्मचारी हैं भारत वाले काम करने हो जाएंगे, और 10 से 20 साल के बाद हम वो कारखाना खुद ही सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद चाइना को लात मार देंगे। जब लात मार देंगे तो व्यापारिक संबंध बंद कर देंगे। आज चाइना सबसे ज्यादा व्यापार करता है भारत के साथ, और हम लोग को हमेशा मोए मोए करा देता है। भारत में बाइकॉट चाइना का मूवमेंट चला था कि चाइना का बहिष्कार करो, टी शर्ट चल रहा था बाइकॉट चाइना का, और टी शर्टवा चाइना में छप रहा था, टी शर्ट पे लिखा था बाइकॉट चाइना, और टी शर्टवा कहाँ छप रहा था, चाइना में बन रहा था। खूब तो बाइकॉट चाइना कर रहे हैं लोग, वाह चाइना वाला कितना हौस रहा होगा, सब सोच रहा हम ही से मंगा के कर रहा है बाइकॉट चाइना। क्या कहिएगा, चाइना के इंजीनियर सब बहुत जबरदस्त है सब। भारत के इंजीनियरों में पता नहीं क्या हो गया है, समझे में नहीं आता है। भारत में देखना इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। आप देखिएगा अमेरिका से बेहतर इलाज भारत में होता है, अमेरिका से लोग इलाज कराने भारत में आते हैं, अफ्रीका से इलाज कराने भारत में आते हैं। तनी कहो ना कि अमेरिका से इंजीनियर भारत के इंजीनियर से सीखने आते हैं, यानी भारत में जाके पुल बनाते हैं। भारत का इंजीनियर सबसे बड़ा पुल बनाता है सर, पुल पे जब भी चढ़ा करो लोग हनुमान चालीसा पढ़ लो, खास करके बिहार में तुमको पुल पे वही बचाएंगे जो पवन पुत्र हैं, हवा में ही लटकोगे तो जैसे बिहार के किसी पुल पे चढ़ो तुरंत हे पवन पुत्र हनुमान हमारी रक्षा करे, हम अभी हवा में ही हैं, कोई ठीक नहीं है ये पुल किधर से धंसेगा। समझ में आया? भारत के इंजीनियर सब, भारत में तो इंजीनियर अच्छे अच्छे हैं सब, बिहार में तो ससुरा सरकारी इंजीनियर है सब। आगे बढ़ते हैं, गुरुजी जैसे आगे बढ़ जाते हैं। फिंगर को कट किया जा सकता है, बिल्कुल बाबू। फिंगर को क्यों कट कर रहे हो, ये हथेली को कट कर दो, फिंगर को मत कट करो, ये तिब्बत नाम की हथेली को कट कर दो। तिब्बत नाम की हथेली को कट कर दोगे, फिंगर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिंगर जो है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, फिंगर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो नेहरू पीरियड समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, पंचशील समझ में आ गया, चाइना ने 5 फिंगर समझ में आ गया कि नहीं है, 62 का युद्ध समझ में आ गया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा बनाता है, कहता है उसे दक्षिणी तिब्बत है। चाइना ने अभी 1 चाइना पॉलिसी अपनाया है, चाइना का जो अभी ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है, 1 चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है। हांगकांग पर चाइना ने कब्जा कर लिया, मकाऊ पर कब्जा कर लिया, भूटान पे करने जा रहा था। अब ध्यान से समझिए, 5 फिंगर कहाँ गया जी, फिंगर ये रहा, ये तो 5 फिंगर समझ में आ गया, बताइए 5 फिंगर समझ में आ गया। अब चाइना के इधर देखो, इधर चाइना कहता है 1 चाइना पॉलिसी। 1 चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान भी किसका है, चाइना का है।
वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान किसका है? चाइना का है। वन चाइना का मतलब होता है कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, ये कोई अलग अलग चाइना नहीं है, दोनों एक ही चाइना है। अमूमन विद्यार्थी लोगों को लगता है कि वन चाइना पॉलिसी मैंने चाइना में एक गो लड़का होगा। चाइना ने एगो लड़का का नियम लागू किया, चाइना में बहुत भारी पड़ा। चाइना में एगो लड़का का नियम लागू किया, बड़ी भारी पड़ा, कुल लड़का बूढ़ हो गया सब। अभी बताओ, अगर आपके यहाँ पे ही आपके दादाजी के बस एक ही लड़का रहते, यानी आपके पिताजी, तब तो हो गया काम, आपके पिताजी बूढ़े हो गए और आप लोग कोई भाई बहन नहीं होते, वहाँ भाई बहन का कल्चर नहीं है, एगो है ये है, तो बताइए आप भी एक गो रहते तो काम करने वाला कोई रहता? तो चाइना में लेबर कम पड़ गए हैं, काम करने वाला वर्क फोर्स कम हो गया है। आप ही बताइए, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बाल बच्चे हैं किसी किसी का, तब ना काम करने में फटाफट लेबर, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर सब मिल जाते हैं। सब वहाँ मिल ही नहीं रहा है। उसको 30 साल बाद बुझाया है, तब कह रहा है कि एक काम करो, अब जिसको 2 गो लड़का करना है कर लो। तो वहाँ के लोगों को आदत लग गया कि 1 गो लड़का ठीक है। उससे चाइना में सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या फेस करना पड़ रहा है? एकलौता बच्चा है। अब आप में से कितने लोग एकलौता है? हाथ उठाओ तो, एकलौता वाला हाथ उठाओ। आप में जो इकलौता है, इकलौता नहीं है जी आप में? होगा सब 1-2 गो एकलौता, एकदम पिछवा 1-2 गो बैठल है सब बेचारा एकलौता। लड़की सब में कोई एकलौता नहीं है? अच्छा, भारत में देखो जनसंख्या बढ़ने का एक और कारण है, एगो लड़की 1-2 गो में एकलौता है लड़की। चलो अब ध्यान से समझते हैं, इधर देखो। भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक और रीजन है, अगर किसी को बेटी हो गई ना तो पक्का उसके बाद उसका एक और बच्चा होगा, इस इंतजार में कि बेटा हो जाए, और दोबारा फिर बेटी हो गई ना तो फिर एक बार उसका बच्चा होगा, इस इंतजार में कि फिर एगो बेटा होगा। और बेटा का इंतजार करते करते अगर 5 गो भी बेटी हो गई ना, 5 गो भी बेटी ना, तो फिर उसका एगो बच्चा होगा कि कहीं 6वां में बेटा हो जाए। और अगर 6ठो बेटी हो गई ना तो बाबू इस पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा जब तक ससुरा बेटा ना हो जाए। भारत में देखना, एक बेटा के चक्कर में ना बड़ी जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ में आ गया? अरे बाप रे बाप, ये चीज गांव में बहुत होता है। अब आप लोग पता नहीं गांव के हैं कि नहीं है, लेकिन गांव में जबले बेटा ना होते तबले बंद ना होते रहतो जब तक बेटा ना होतो तब तक होतो जब तक बेटा ना होतो। अब आप बताओ, अब लड़कियां कहेंगी कि पुरुषवादी समाज है, तो बबनी जो जन्म दे रही है वो भी तो महिला ही है। बेशक पुरुषवादी समाज है, लेकिन इस पुरुषवादी समाज को बना के रखी है महिलाएं। आप बोलती बेटी है तो क्या हो गया, ना हो तो बेटा। और एक अगर महिला नहीं चाहेगी अपने पेट में बच्चे को पालना, दुनिया का कोई आदमी नहीं पाल सकता है उसको। दुनिया भर का दवाई आता है, खाओ लेगी बॉसल, नहीं हो सकता उसका बच्चा, एक माँ ही तो पालती है। तो आप भले पुरुषवादी बोलिएगा, आप भी तो पुरुषवादी हैं लोग। महिला भी तो पुरुषवादी होती है। एक महिला को जब तक बेटा पैदा नहीं होगा ना, वो 5 बेटी पैदा करने के लिए ठीक है, 5 गो हो गई कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। तो आरोप लगाइएगा पुरुषों के कि पुरुष प्रधान है, पुरुषवादी हैं, और महिलाएं क्या है? चलिए अब हम बोलेंगे तो महिला कहती हैं सबकी लड़की की खाली हम लोग की शिकायत करते हैं। आपको हमसे ऐतराज हो सकता है, लेकिन बातें बोलिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप विश्वास कीजिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ये देखिए, अगर कोई ऐसा साइंस डेवलप हो जाए कि पता चल जाए कि बेटा होगा, अगर पता चल जाए कि बेटा हो जाएगा तो 30-40% जनसंख्या कंट्रोल कर देगा सब। बहुत लोगों को 2 बच्चे के बाद तीसरा इसीलिए कर रहे हैं ताकि बेटा हो जाए। आप यकीन मानिए, अगर किसी का 2 गो बेटा है ना, अगर किसी का 2 बेटा है, खुशहाली से कहेगा हम 2 हमारे 2 सही हैं। लेकिन अगर किसी का 2 या 3 बेटी है ना, तो उसका एक अगला जनरेशन वो सोचेगा एक बेटा और होना चाहिए। ये पुरुषवादी समाज है, समझ में गया?
केशव कुमार सर, हम एक वीडियो देखे थे किसी की शादी में, आप फंस गए थे महिला सबके बीच। अरे हम एगो शादी ब्याह में गए थे, चारों ओर से महिला ही थी, सब दिमागी काम नहीं कर रहा हमारा। वो कहीं सर इधर खड़ा हुई है फोटो खींचने के लिए, इधर हम कहे कि भागने दो बाबू, हम भागने के लिए सोचे उधर, या तो उधरों घेरा गए, तो हम कंफ्यूजन में पड़ गए थे यहाँ पे। अब हम भागे किधर भागे, यहाँ हमें दिमागी काम नहीं करता है वहाँ पे। हमको तो तुम पूरा पाकिस्तानियों के बीच में छोड़ दो, चारों ओर से चीन की सेना घेर ले, आदमी नहीं घबराता है। वहाँ समझे में नहीं आता बोलना क्या है, कौन बात खराब लगेगा, घुसिया के मुंह फुला के बैठ जाओ, हमको इससे बोल दियो। हाँ पता नहीं कहा, हाँ हम घेरा गए थे, इसीलिए हम जहां भी अब जाते हैं ना, तो हम एक ठो अपने पास आदमी रखे रहते हैं, एकदम खतरनाक, इधर उधर का भागने का रास्ता खोजा कर यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तुम लोग कहाँ से देख लिया वो वीडियो? आपका मोय मोय हो गया था। हाँ बाबू, हम भागने के लिए रास्ता खोज रहे थे, हमको अजीब टाइप, हम खोज रहे किधर भागे, जगह ही नहीं मिल रहा था हमको, उधर भाग रहे तो सर सर सर, हम करीब भागने दे भाई हमको। मेरा मोय मोय हो गया था उस टाइम, जगह ही नहीं मिल रहा था हमको भागने का। उस पर से कैमरा मैनवा सब रहता है, ये औरों चारों ओर घेर लेता है सब। चलिए, हाँ उस टाइम मेरा मोय मोय हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया तिब्बत। वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गई? वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि तिब्बत और चाइना अलग अलग नहीं है। अब समझो ध्यान से, वन चाइना पॉलिसी मतलब ये तिब्बत, सॉरी ताइवान जो है ये इतना छोटा है ना, ताइवान कहता है ना कि ये पूरा चाइना मेरा है। ये जो छोटका ताइवान है ना, करियक्का छोटका, ये छोटका ताइवान कहता है ना पूरा चाइना मेरा है। देख रहे हिम्मत इसका, हिम्मत देख रहे हैं इसका, कहता है कि पूरा चाइना मेरा है और पांचों फिंगर भी मेरा है। ये छोटा क्या कहता है कि लद्दाख भी मेरा ही है, नेपाल भी मेरा है, भूटान भी मेरा है, सिक्किम भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, और ये पूरा चाइना तो मेरा ही है। चाइना कहता है कि बड़ी मार मर वो बेटा, बड़ी मार मर। तो हम अभी चाइना चारों ओर से घेर लिया है उसको, चाइना उसको चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है कंप्लीटली। कहता है कि सोचा तो नहीं थे, तो कौन सी बोलते थे। तो वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गया। जो भी देश चाइना से रिलेशन रखता है वो ये बात साइन करके देता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत हम मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और हमारे मोदी जी भी इस चीज को मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। लेकिन हमारे ही प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं चाइना से कहवाना कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, दावा छोड़ दो, अक्साई चीन हमारा है, दावा छोड़ दो, पीओके चीन हमारा है, हम दावा छोड़ दो। लेकिन वहां तो हम लोग का हो जाता है मोय मोय। क्या हो जाता है? मोय मोय। भारत का भी कहना है कि तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है तिब्बत तुम्हारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं हम आगे। आगे बढ़ी। चाइना में इकलौता बच्चे ज्यादा हैं, और जब चाइना में फौज में जाते हैं सब ना, इकलौता वाला तो जाना ही नहीं चाहते हैं सर। इकलौता लड़का चाइना में फौज में जाता ही नहीं है। वो बेचारा इकलौता का कितना मान जान होता है। हम लोग के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो इकलौता था, उसका इतना मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं। अब यहाँ चाइना में सब का सब इकलौता है, फौज में जाता है सब तो लड़िए नहीं पाता है, सब पिटा उटा के चलाता है, इकलौता सब एकदम डिब्बा में हो जाता है। हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, इकलौता था। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, और घर से वो दूध और हॉर्लिक्स पी के नहीं आता था ना, तो उसकी मम्मी दूध और हॉर्लिक्स लेके घोल के चम्मच के साथ, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, ग्राउंड में चलाती थी। और बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उससे मतलब नहीं, बाबू इधर आओ, पी के आना चाहिए, पी के आना चाहिए, मेरा सोना, मेरा बाबू। और जब वो दूध पीता था ना, तो मथवा पे आंचल रखती थी, हाँ पी लो बाबू, पी लो पी लो पी लो बाबू, मेरा बाबू। अरे एक बार उसको इतना मतलब मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं।
पहला विद्यार्थी देखे थे उसको, उसका जो छाता था ना, गर्मी के दिन में छाता, उसका छाता हाथ से पकड़ने वाला नहीं था, उसका छाता खुलता था और उसमें एक बेल्ट लगा होता था जिससे कि वो माथा पे ऐसे कस लेता था। छाता छोटा सा था और छतवा खोल के और उसमें बेल्ट होता था, टोपी टाइप का लगा के ऐसे बेल्ट कस लेता था यहाँ पे, और हाथ फ्री होता था। मेरा बेटा छाता लेके घूमेगा, ओ माय गॉड, इकलौता बेटा छाता, गर्मी लग जाएगा उसको। इतना मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं, मत पूछिए। अब मन बढ़ो था उस ससुरा। एक दिन झगड़ा हुआ हम लोगों से, हम लोग को तो कोनो किडनैप करके ले जाता, घरे फोन करता कि आपका बेटा किडनैप हो गया, तो घर वाला कहता रख लो उसको, ऐसे रोक लो, नहीं चाहिए। तो हम लोग वो सब ड्राई फ्रूट लेके आता था जेब में, वो जेब में काजू किशमिश लेके आता था। हम लोग पता है जेब में क्या ले जाते थे? चीनी और कच्चा चिवड़ा। चीनी रख लेते थे और कच्चा चिवड़ा जेब में लेके, ऐसे चीनी ले लिए और कच्चा चिवड़ा फाँक लिए ऐसे, ये सब जेब में हम लोग लेके घूमते थे। और काजू किशमिश। एक दिन बवाल हो गया, झगड़ा हो गया, तो इतना मार मारे थे लोग ना उसको कि जैसे देहात में पुरान लोटा कैसे पचक जाता है जहां तहां से, मार पचका दिए थे उसको, सब काजू किशमिश निकल गया था उसका। काजू किशमिश में दम होता है जी सब, तनी जिसको लगता है बड़ी काजू किशमिश में दम है, तो तुम काजू किशमिश वाला आओ, लड़ो, हम तुमको देहात के एगो लड़का से लड़वाते हैं जो आलू के खेत में काम कर लो, धान रोपैया कर लो, मार के ना पचका दिया आपको चारों ओर से, तो कहिएगा। समझ में आ गया? उसकी मम्मी ओरहन लेके आई थी मेरी दादी के पास। ऐसा नहीं सुनता, लड़का बड़ा सन, देखिए कैसे बेरहमी की तरह मारा है, चारों ओर से पचका दिया है। हमारी दादी कह रही है कि रुकिए, आता है तो हम बोलते हैं, आता है तो मारते हैं। उसके बाद आदमी जब आदमी कांड किया रहता था ना, तो रात को 9 बजे आता था आदमी, और जब जिस दिन एकदम शराफत से गुजारते थे, 6 बजे घर आ जाते थे। पता था कांड कैले हैं, ओरहन आया होगा, रात को 9:30 बजे घर जाते थे लोग। आगे बढ़ते, तो यहाँ एकलौता वाला हिसाब हो गया चाइना के साथ, 1 चाइना पॉलिसी। अब देखो चाइना क्या कहता है, यहाँ एक रेखा है 9 डैश लाइन, 9 छोटी छोटी रेखा है, तो ये 9 डैश लाइन चाइना कहता है ना, ये 9 डैश लाइन ये समुद्र है। दक्षिणी चीन सागर के ऊपर एक चाइना में एक 1000 साल पुराना एक नक्शा था, उस पे ऐसे रेखाएं खींची गई थी। तो चाइना कहता है ना ये समुंदर मेरा है, तो कहता है समुंदर किसी के बाप का नहीं होता है, छोटा कहीं का, समुंदर तुम्हारा कैसे है? तब तो हिंद महासागर भारत का हो जाएगा पूरा। कहता नहीं उस समुंदर नहीं है, मेरा जमीन है, धंस गया है। कहता है समुंदर नहीं है, मेरा जमीन था पहले, धंस गया है। चाइना का लॉजिक देख रहे हो? वो कहता है 9 डैश लाइन जो दक्षिणी चीन सागर है ना, उसी का जमीन था, धंस गया है। तो भारत भी कहेगा कि भैया ये पूरा हमारा ही था, ये पूरा का पूरा हमारा ही था, वो थोड़ा सा धंस गया, इसे तो पानी भर गया यहाँ पे। इसका मतलब इधर से जो भी जाएगा वो टैक्स देगा। दुनिया का जो ज्यादातर व्यापार इधर ही से होता है। देख रहे हैं मन बढ़ई, उसका जमीन था, धंस गया है। केशव कह रहे हैं कि सर उसका जमीन धंस गया, तो वो चोट्टा क्यों नहीं धंस गया? सही बात है, उस चोट्टा को भी धंस जाना चाहिए। आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया। तो हमारा नेहरू जी ने 2 बहुत बड़का गलती किए, एगो पीओके के लेकर गलती कर दी है, और दूसरा गलती उन्होंने कर दिया अक्साई चीन को लेके। ये 2 गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। सर आप कितने भाई बहन हैं? हमारी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हमारी ऐसे राखी बांधने के लिए हमारी यहाँ पे जितना विद्यार्थी बबनी लोग आती है, लोग सब लोग राखी बांधते। पिछली बार 7,500 राखी बांधा गया था। इन 7,500 से ज्यादा बहनों में सबसे बवाल वाली 2 बहन है सब, एगो मीडिया में है, एगो अभी एगो फिल्म में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो 2 सबसे बवाली है सब यहाँ पे। एगो तो आजकल बड़ी फेमस हो रही है। अच्छा वो दोनों जो सबसे बड़की है, सही जो छोटकी बहनियाँ है सब हमारी जो राखी बांधती हैं, सबके पास दिमाग है, पढ़ने में अच्छी है, सब संस्कारी है, सब चीज। और जो सबसे बड़की बहनियाँ चा 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 करते रहती है, तो उनको दिमाग नहीं है।
तो उनको दिमाग नहीं, खाओ 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 कभी करते रहती है, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, जाते बोलेंगे मैं दांत काट लूंगी, जानते हो टेटनस का सुई लेना पड़ेगा, पागल हो जाओगे मैं दांत काट लूंगी। तो सबसे खतरनाक है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मत पूछिए ओकरा के पास से। अब हम सोचते हैं कि कौन लड़का ठीक रहेगा, तो हमको कोनो लड़के नहीं मिलता है। हम कहें कि अब भाई का तो कर्तव्य भी बनता है, हम सोचते हैं कि कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे, तो पूरे विश्व में हमको एक ही लड़का जचता है, किम जोंग, उसके लायक किम जोंग। समझा कि नहीं गया? दोनों एकदम खतरनाक रहेगा सर, एकदम खाओ 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 करेगा सर, एकदम बवाले लड़ जाएगा सर यहाँ पे। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। 2 गो छोट भाई है हमारा, हम सबसे बड़ हैं, सिस्टर नहीं है। सिस्टर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सुपर जरूरी। 2 गो छोटका भाई है सब, उस सबको लगता है कि कोई कोनो मुसीबत आएगा तो भैया तो निकलबे करेंगे। छोट भाई सबको यही होता है। बहन का रहना बहुत जरूरी है बाबू, खास करके जब घर में कोई काम हम पड़ा। अभी मम्मी बीमार है ना, तो अब समझ में आता है कि बहन सब कितना जरूरी है सब। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? बड़की बहनिया को घरे बुला लीजिए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर मेरा ऐसे फट जाए, ऐसे धमाक से ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे कर रहा है। बड़की बहनिया घरे बुला लीजिए। रे भगवान, हे भगवान रक्षा करिए हमारी, मेरे पूरे मोहल्ला की रक्षा कीजिएगा, पूरा मोहल्ला का रक्षा करना पड़ेगा फिर तो। बाप रे बाप, हे भगवान, ये बालक को बुद्धि दीजिए, इसको पता ही नहीं मेरी बहन कितना खतरनाक है। आगे बढ़े। अरे बैल कहीं क्या पूछ रहा है, आपके छोटे भाई सबकी ब्याह हो गया, हमारा से छोटे सब तो कर कहां से हो जाएगा? वो सब हमसे अभी छोटा है सब। चलो अब ध्यान से समझते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाइना वाला समझ में आ गया, तो पीओके और सीओके समझ में आ गया। भारत चाइना के साथ कई युद्ध भी हुए थे। देखो हम लोग ने 1948 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1962 में चाइना से युद्ध किया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया, 1999 में हम लोग ने कारगिल की लड़ाई लड़ा। 1999 में कौन सी लड़ाई लड़ा? कारगिल की लड़ाई लड़ा। सोचिए 1948 में पाकिस्तान से, इसमें चाइना से, साइनो बोला जाता है चाइनीज को, फिर यहाँ पे पाकिस्तान वालों को, फिर 1971 में पाकिस्तान से लड़े उसको, फिर 1984 में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े थे, 1999 में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े थे। ध्यान से दीजिएगा, 1984 में पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकवादियों को भेजा था, आतंकी को भेजा था। और 1999 में भी पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकी को भेजा था। पाकिस्तान के लोग आए या आतंकवादी आए, क्या ही फर्क पड़ता है, वहां के लोग आए। चलो ध्यान से समझते हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सोचिए। अच्छा 1948 में भी तो पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकी आए थे सब। 1948 में भी खुद नहीं आया था, आतंकवादी आए थे। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कह रहा है कि आप ही अपने छोटकन भाई बहन का ब्याह रोके हुए हैं, तुम लोग को धीरे जल्दी है, तुम लोग जल्दी जल्दी नौकरी करो, तुम लोग ब्याह करो, हम आएंगे तुम लोग के यहाँ। जो दहेज नहीं लेगा जो दहेज नहीं लेगा उसके ब्याह में हमको बुलाना लोग, और जो दहेज ले लिया ब्याह में बुला दिया, हुए पीटने लगेंगे तुम लोग को, हुए एकदम। समझ में आ गया युद्ध वगैरह? चलिए सर आज ज्यादा हो गया क्लास। हाँ तो पाकिस्तान वाला हम चाइना पाकिस्तान निपटा दिए ना,
चाइना पाकिस्तान निपटा दिए, ये तो जम्मू कश्मीर वगैरह वाला मैटर समझ में आ गया आप लोग को। चाइना पाकिस्तान निपटा दिए, 1972 देख लिए, पाकिस्तान देख लिए, यहाँ पे 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे सब। अब हम लोग को देख लेना कोरिया युद्ध कब हुआ था और ताइवान का युद्ध कब हुआ था। कोरिया, वियतनाम, ताइवान, खाड़ी युद्ध, ये सबको देख लेना है। तो अभी तो हम लोग इंडिया से जो जो युद्ध हुआ था देख लिए, अब बाकी एशिया में जो युद्ध हुए सब उसको देखना बाकी है। तो इंडिया से जितने युद्ध हुए हम देख लिए। अब कल हम आपको ना कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध, IC-814 का हाईजैक देख लेंगे। उसके बाद से ये खत्म करके हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।